नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ आंख कान खोल के। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पर उत्तर प्रदेश में कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर हुए एक्शन के बाद मानो इत्र कारोबारियों पर छापे की लाइन लग गई है। पीयूष जैन के ठिकानों से मिले नोटों के बंडलों की तस्वीरें अब भी लोगों की आंखों के सामने घूम रही थी कि इस बीच साल के आखिरी दिन यानी कि आज कानपुर, कन्नौज के साथ साथ लखनऊ और मुंबई में भी छापेमारी हो गई है। सभी जगहों पर इत्र कारोबारियों के ठिकाने हैं। जानकारी के मुताबिक सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 50 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। लगभग सभी छापे परफ्यूम से जुड़ा व्यापार करने वालों के यहां पड़े हैं। सभी पर टैक्स चोरी के आरोप हैं। शुक्रवार को हुई छापेमारी में सबसे बड़ा नाम पुष्पराज जैन का सामने आया है। पुष्पराज जैन उर्फ पंपी समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। ये वही हैं जिन्होंने पिछले दिनों अखिलेश यादव के हाथों समाजवादी इत्र को उत्तर प्रदेश में लॉन्च कराया था। इनकम टैक्स की टीम ने पीयूष जैन के बाद कन्नौज के 2 और इत्र कारोबारियों के यहां छापे मारे हैं। इनमें मलिक मियां परफ्यूम के घर छापेमारी की गई। इसके साथ ही अखिलेश यादव के करीबी पुष्पराज जैन और पंपी जैन के यहां भी छापा पड़ा है। इनकम टैक्स की टीम आज सुबह 7 बजे कन्नौज में दोनों व्यवसायियों के घर छापे मारने पहुंची। यूपी का कन्नौज हाल में काफी चर्चा में रहा है। इससे पहले कन्नौज के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज के घरों से 197 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की गई थी। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच लगातार हो रही छापेमारी के कुछ और मायने भी निकाले जा रहे हैं। विपक्ष इन छापेमारियों को लेकर मोदी और योगी पर लगातार हमलावर है। यूपी के हाथरस में भी इत्र व्यापारी पुष्पराज जैन और पंपी के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। इस पर और डिटेल में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रिपोर्ट देखिए। की गई है, कह सकते हैं दो गाड़ियों में आधा दर्जन आयकर विभाग के अधिकारी यहां आए हुए हैं और छापामार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि सीधा चौकीदार है, चौकीदार के साथ में पूछताछ की जा रही है। और कह सकते हैं एक जो चर्चाओं का विषय है वो यही है कि चुनाव का दौर है तो कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। वही कह सकते हैं हाथरस में पहला दिन है जिसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पम्मी जैन जो पूर्व एमएलसी हैं, इनकी कोठी बनी हुई है। इत्र का काफ़ी बड़ा व्यवसाय है, तो शुरुआत यहाँ हाथरस में हो चुकी है। चर्चा वही कि कहीं ना कहीं ये चुनावी माहौल बनाया हुआ है। पीएन शर्मा, इंडिया न्यूज, हाथरस। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इत्र व्यापारियों के यहां छापेमारी का दौर लगातार जारी है। पीयूष जैन पर कार्रवाई के बाद इनकम टैक्स ने अब समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन और पम्मी जैन के ठिकानों पर छापा मारा है। इनकम टैक्स की ओर से पुष्पराज जैन के मुंबई के 4 बैंक खातों की जांच भी चल रही है। ये चारों अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोरीवली की ब्रांच में है। इसके अलावा एक प्राइवेट बैंक अकाउंट और एसबीआई के कन्नौज सिटी ब्रांच में भी पम्मी जैन से जुड़े एक करंट अकाउंट और 4 सेविंग अकाउंट समेत कुल 6 अकाउंट्स हैं जिनको इनकम टैक्स की टीम खंगाल रही है। इस पर और डिटेल में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रिपोर्ट देखिए। के एमएलसी और कन्नौज के निवासी पुष्पराज जैन और पंपी के घर पे और मोहम्मद याकूब 2 लोगों के घर पे कन्नौज, कानपुर और अन्य तमाम ठिकानों पे एक साथ आयकर की छापेमारी हुई है। हम इस समय पंपी के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। ये पुष्पराज जैन का ऑफिस है, आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग है। ये कैनाल पटरी रोड पे एक्सप्रेस वे पे ये ऑफिस बना हुआ है पुष्पराज जैन पंपी का। वहाँ पे हम खड़े हुए हैं। फिलहाल अभी यहाँ ताले लगे हुए हैं। जो टीम है वो यहाँ मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं इन तालों की चाबी अभी तक नहीं मिल सकी है टीम को, जिसकी वजह से ये ऑफिस अभी बंद है। यहाँ जाँच नहीं हो पाई है। हम आपको बता दें कि आयकर की टीम के एक साथ कई ठिकानों में छापेमारी की गई है, जिसमें कानपुर शामिल है, कन्नौज शामिल है, दिल्ली शामिल है, अंबेडकर नगर शामिल है, मुंबई शामिल है। एक साथ सेंट्रल की जांच एजेंसियां ने एक साथ इस तरीके से छापेमारी की है। कैमरा पर्सन आरुष के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज, कानपुर। और दुर्लभ है कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी इत्र बांटा था। इसको लॉन्च भी कराया था। पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के पिता स्वर्गीय सवाईलाल जैन हैं। 64 साल के पुष्पराज जैन इत्र कारोबार के साथ साथ दूसरे और बिजनेस भी देखते हैं। पुष्पराज जैन कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप के मालिक भी बताए जाते हैं। प्रगति एरोमा, प्रशस्ति एग्रो फार्म्स लिमिटेड,
प्रशस्ति कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, प्रशस्ति प्रॉपर्टीज रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और लवली फ्रेग्रेंसेस प्राइवेट लिमिटेड, ये सब पुष्पराज जैन के नाम ही रजिस्टर्ड फर्म्स हैं। पंपी जैन और बाकी के इत्र कारोबारियों पर जो छापे हो रहे हैं, उनको लेकर आज अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव आज कन्नौज में थे, जहां पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हार के डर से बीजेपी समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रही है। जहां चुनाव होंगे वहां भारतीय जनता पार्टी अपने ये गठबंधन के लोगों को भी लेके जाते हैं, सरकारी लोग भी जाते हैं। सरकारी लोग ये कहते हैं हम मजबूरी में आए हुए हैं, और ये तो कन्नौज शहर है। ये कन्नौज के लोगों ने हमेशा जयचंद को पहचाना है। कन्नौज की जनता ने हमेशा जयचंद को पहचाना है। इस बार भी जयचंद को भगाया जाएगा। इस बार भी यहाँ की जनता जयचंद लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। हिटलर के जमाने में तो केवल एक मिनिस्ट्री थी, प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री। यहां तो पूरी सरकार वैसी है, झूठ पे चल रही सरकार। और कहीं न कहीं इनकी डिजिटल इंडिया की नाकामी है कि जिन्होंने सबसे पहले ढूंढने का काम किया कि समाजवादी इत्र किसने बनाया, लेकिन उन्हें समाजवादी इत्र बनाने वाले का पता नहीं मिला। डिजिटल इंडिया ने इनके अपने ही समर्थक के घर पहुंचा दिया। जो छापा पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि आज पैसा उनके पास है, अधिकारी उनके पास हैं, विभाग उनका है, कि आखिरकार ये पैसा वहां कैसे पहुंचा। जो सोना आया है वो किस रास्ते आया है वो तो केंद्रीय एजेंसी बता सकती हैं, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर के देश के होम मिनिस्टर से लेकर के देश के उनके बड़े बड़े मुख्यमंत्री से लेकर के और छोटे छोटे नेता भी, वो भी यही बात कह रहे थे कि कन्नौज का इत्र व्यापारी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जब उन्हें पता लग गया है, उनकी बदनामी हो गई, दुनिया में देश में बदनामी हो गई, इसलिए उन्होंने खिसिया करके ये खिसिया के छापा मारा है। पहले दिन से यहां के लोगों ने देखा है कन्नौज के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ है। कन्नौज के साथ पॉलिटिकली जो व्यवहार हुआ वो मैंने आपके सामने रखा। कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं। इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को, तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं जिस पर पहले छापा पड़ा है। जिस पर छापा पड़ा पहली बार, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संबंध है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया कैसे निकला। जिस भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं आएगा, नोटबंदी के बाद इस तरह का पैसा इकट्ठा कोई नहीं कर पाएगा, व्यापार अच्छा होगा, सरलीकरण होगा और इससे व्यापार अच्छा हो सकेगा। और अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी अपनी रैलियों में दिया है। सवाल किया कि काले धन पर छापों से अखिलेश के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ये सपा बसपा बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल गई है, गड्डियां मिल गई। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल। आज जब रेडें चल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है।
लेकिन पहले वो पैसा कैसे सत्ताधारी दल के नेताओं की जेब में और उनकी तिजोरियों को भरने में लगाया जाता था, आज जब जेसीबी से उनकी दीवारों को तोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है, आप देख रहे होंगे नोटों की ढेर निकल रही है, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और लोग सफाई दिए जा रहे हैं। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। इन छापों को लेकर अखिलेश यादव वो केंद्र सरकार और सेंटर की एजेंसियां हैं उनको घेर रहे हैं, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका जवाब दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जो टीम छापा मारने गई थी वो खाली हाथ नहीं लौटी है। अखिलेश को डर क्यों लग रहा है? होने के बाद खाली हाथ वापस आए क्या? जो भी इसके ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं, मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूं, वो गए खाली हाथ आए क्या? फिर आप बोल सकते हैं ये गलत हुआ, और ये भी गलत फहमियां फैला सकते हैं कि किसी और के यहां करना था, इधर चले गए। भैया गए सही घर में गए, सही हर घर में सर्च हुआ और निकलने के बाद प्रूव भी हो रही है कि जो इंफॉर्मेशन के तहत गए सही गए। आप इसको टैक्स इवेशन हो क्या कुछ हो बोलने के लिए ठीक है, मगर ये बात बोलना कि गलत घर में गए तो पैसा उनका है क्या? उनका पैसा उधर रखा गया क्या? इसका मतलब क्या है? किसका डिपेंड कर रहे हैं आप? नहीं, गलत बंदे के घर में गए। अरे गलत बंदे के यहां इतना पैसा मिलता है तो गलती आपका है क्या? उनका नहीं है? Politicization of such a thing also, इससे मैं क्या समझूं? He is scared? Former Chief Minister of उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी क्या इससे हिल गए क्या? उनको डर लग रही है क्या? उनका इसमें कुछ इंटरेस्ट है क्या? एक आदमी जिनके यहां 23 kgs ऑफ गोल्ड वैसे पड़ा हुआ है, आम नागरिक के यहां 23 kgs ऑफ गोल्ड बिठाकर आप कुछ देखभाल नहीं करोगे? और रवि मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। रवि, अभी क्या स्टेटस है छापी को लेकर? पुष्पराज पंपी के घर छापेमारी चल रही है, उनके कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, लखनऊ में भी छापेमारी चल रही है, क्या रिपोर्ट है आपके पास लेटेस्ट? रवि सुन पा रहे हैं आप मुझे? रवि, मैं आपसे स्टेटस जानना चाहूंगा इस वक्त छापेमारी का। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज पंपी के घर छापे मारे गए हैं। अखिलेश यादव इसका विरोध कर रहे हैं कि क्यों छापे मार रहे हैं। अभी तक छापेमारी में क्या रिपोर्ट आई है, क्या निकल कर सामने आया है? मुझे लगता है कि शायद कोई टेक्निकल इशू है, इस वजह से रवि तक आवाज नहीं जा रही है। हम बाद में रवि से इस पर अपडेट लेंगे। इधर डीजीजीआई कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को रियायत देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। कल डीजीजीआई ने साफ कर दिया है कि सेटलमेंट नहीं होगा, पूरा करीब 200 करोड़ रुपया टैक्स चोरी का ही माना जाएगा। कानपुर के साथ कन्नौज में भी इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर बड़ी मात्रा में कैश के साथ सोना चांदी मिला था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कन्नौज की हैं। पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर पर भी छापा मारा गया था, जहां पर एक तहखाना मिला था। इस तहखाने में जब सर्च किया इनकम टैक्स विभाग की टीम ने, जीएसटी की टीम ने, तो यहां से भी तकरीबन 19 करोड़ रुपए रिकवर किए गए थे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान यहां उन्होंने संत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया है। इसके बाद अमित शाह ने राम जन्मभूमि का दौरा किया और उसका निरीक्षण किया। साथ ही अमित शाह ने रामलला का आशीर्वाद भी लिया। शाह ने यहां राम जन्मभूमि परिसर में पौधारोपण भी किया।
इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने अयोध्या और संत कबीर नगर में विपक्ष पर सीधा हमला बोला। शाह ने कहा कि अखिलेश यादव वोट मांगने आए तो पूछना कि कार सेवकों का दोष क्या था, आपकी सरकार ने क्यों गोली चलाई। देश में अब कोई ताकत मंदिरों का निर्माण नहीं रोक सकती। बसपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता बनर्जी, ये सारे इकट्ठा होकर धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं। सालों से हम स्वप्न देख रहे थे कि कब हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होता है। 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक जो रोकना चाहते थे वो सभी को मैं कहना चाहता हूं, रोक सके तो रोक लो, किसी में रोकने का दम नहीं। काशी में मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर का भी निर्माण कर श्रद्धालु के लिए औरंगजेब के जमाने से बाबा विश्वनाथ के जो दर्शन करने जाते थे वो मन मचोकर वापिस आ। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आशा वर्कर्स को फोन बांटे और रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति से समाजवादी पार्टी का मतलब पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा है कोई पेशेवर गुंडा। बीजेपी की सरकार ने राज्य में माफिया और गुंडों के आतंक का अंत कर दिया है। 2017 के पहले नौकरी निकलती थी और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय याद करिए कोई नौकरी निकली और उस नौकरी के निकलते ही चाचा और भतीजे का गैंग वसूली पे निकल पड़ता था। सभी रिश्ते निकल पड़ते थे। महाभारत के सभी रिश्ते एक साथ वसूली में निकल पड़ते थे और वसूली के साथ सभी भर्तियां होती थी विवादित। न्यायालय लगाता था रोक और रोक लगाने के साथ ही इसके बाद प्रदेश के नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। पार्टी रही हो या कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी, भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा बन गया। भ्रष्टाचार के बगैर इनका काम ही नहीं चलता। 2017 के पहले जो दंगाई प्रदेश के अंदर पर्व और त्योहार के पहले दंगा करते थे, क्या आज उनमें दुस्साहस है कि वे दंगा कर पाएंगे? आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर दंगा करेगा तो उसे मालूम है कि 7-7 पीढ़ी दंगा की भरपाई करते करते थक जाएगी, लेकिन दंगा की भरपाई नहीं कर पाएगी, पीढ़ी गुजर जाएगी। और इसीलिए उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश हुआ। पंजाब के पटियाला में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शांति मार्च निकालने पहुंचे। इस मार्च में समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी। यहां अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने चन्नी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन 3 करोड़ पंजाबियों की तरफ से उन शक्तियों को, पंजाब के दुश्मनों को संदेश देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। हम पंजाब का माहौल खराब नहीं होने देंगे, हम पंजाब का भाईचारा खराब नहीं होने देंगे, हम पंजाब की शांति खराब नहीं होने देंगे। इन लोगों को जो मर्जी करने दो, अब हमें पंजाब की सत्ता जनता के हाथ में देनी है। जनता निर्णय लेगी और पंजाब सरकार उसी के हिसाब से चला करेगी। नए साल पर कोरोना और उसके नए स्वरूप ओमिक्रॉन की रफ्तार ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश में रोजाना जो केस आ रहे हैं उनकी स्पीड ने पिछले दिनों दोनों लहरों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 2 दिनों में ही कोरोना के डेली केसेस दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 16,000 से ज्यादा मामले आए हैं, जो कि पिछले 2 दिनों के मामलों से काफी ज्यादा हैं। ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद से देश में इसके मामले हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 1,315 मामले आ चुके हैं। ये वेरिएंट अब तक 23 राज्यों में अपने पैर पसार चुका है। नए साल के जश्न में अब बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं।
ऐसे में देश भर में भीड़ न जुटाने की अपील पुलिस प्रशासन कर रहा है। पुलिस भी सख्ती बरतने लगी है, जिससे कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जा सके। इधर राजस्थान के उदयपुर में ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए 73 साल के बुजुर्ग की मौत पर डॉक्टर्स का क्या कहना है, वो देखिए। कॉम्प्लिकेशन की वजह से एक व्यक्ति की आज मृत्यु हुई है। यह 73 इयर्स के मेल थे, उदयपुर के सवीना के रहने वाले थे। सर्दी जुकाम खांसी बुखार की वजह से इन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया था, जो 15 दिसंबर को पॉजिटिव आए थे। 15 तारीख को ही वो अस्पताल महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती हुए थे। इनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमने जयपुर भेजा था। इनका जो रिपीट सैंपल हुआ 21 दिसंबर को, वो नेगेटिव आया था। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट भी हमें प्राप्त हो गई थी 25 दिसंबर को। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इनका हमने दोबारा सैंपल कराया, उसमें वो दोबारा नेगेटिव आए, वो डबल नेगेटिव हो चुके थे। इनको जो कोमोर्बिडिटी थी उसमें हाइपरटेंशन था, डायबिटीज मेलिटस था और हाइपोथायराइडिज्म था। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोविड गाइडलाइंस का पालन इस वक्त, खासतौर पर जब केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत जरूरी है। Omicron is going to replace the Delta. Delta कम होता जा रहा है और ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं। पर हमने देखा है कि ये वो ग्रुप है जो कि विदेश यात्रा करके आए। बाकी जो सैंपल्स हैं उनका हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो उससे और एक वीक में ज़्यादा पता चलेगा कि क्या। कोविड अभी जो केसेस निकले हैं, कुछ पिछले हफ्ते के दौरान थोड़ा केसेस ज्यादा निकल रहे हैं। कल जनपद में 15 केसेस थे जो निकले हैं और अभी जो एक्टिव केसेस है वो 46 एक्टिव केसेस हैं जनपद। एक मरीज की कल पुष्टि हुई है ओमिक्रॉन को लेके। ये मरीज हमारे मलावी से आए थे, ये ईस्ट अफ्रीका का देश है और वहां से आई थी और यहाँ पे इनकी जांच की गई थी। हल्के फुल्के थोड़े से सिम्टम्स थे और इनका होम आइसोलेशन भी पूरा हो गया है। फॉलोअप सैंपल गया हुआ है, आज उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और मरीज बिल्कुल ठीक है। और इनके जो कॉन्टैक्ट्स थे वो सभी कॉन्टैक्ट्स नेगेटिव पाए गए थे। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दिल्ली में सभी सार्वजनिक जगह पर नए साल के जश्न पर बैन लगा दिया गया है। भीड़ जमा न करने के सरकार की ओर से निर्देश बाकायदा जारी कर दिए गए हैं और साथ ही यह कह दिया गया है कि बाजारों में नो मास्क नो एंट्री, ये नियम लागू कर दिया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। सड़कों पर भीड़ लगाने पर पूरी तरह से पाबंदी महाराष्ट्र में भी रहेगी। नए साल पर महाराष्ट्र में आतिशबाजी करने पर भी रोक महाराष्ट्र सरकार की ओर से लगा दी गई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर और नए साल को लेकर देश के कई इलाकों में कितनी सख्ती बरती जा रही है, क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, देखिए अलग अलग जगह से एक खास रिपोर्ट। साल का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर, आज के बाद से नए साल की आगाज होगी। लेकिन इस आखिरी दिन में आपको हम ओखला मंडी की तस्वीरें दिखा दें, जिस हिसाब से लोग आप देखेंगे कि नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। आप देखेंगे सामने बिना मास्क लगाए भी लोग फोन में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लापरवाहियां ऐसी है कि लोग मानने को राजी नहीं। कुछ आप लोग और देखेंगे, वो ठेले के पास, अदरक के पास आप देखेंगे कि वो खुद रेड शर्ट में जो इंसान है मास्क है लेकिन मास्क नीचे किया हुआ है। ऐसी लापरवाही की वजह से ही ये जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इन लापरवाहियों को देखते हुए ही कई नियम कानून बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये मानने को राजी नहीं। सरकार सख्ती बरत रही है लेकिन फिर भी लोग मास्क नहीं लगा रहे। दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 38 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। क्योंकि कहें तो लोगों की लापरवाही के चलते आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि जो अगर हम कहें जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पर लोग मास्क प्रयोग नहीं करते हैं, खास ही सोशल डिस्टेंस है वो लोग भूल चुके। उसी के चलते कहीं ना कहीं अब गौतम बुद्ध नगर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है। लगातार कहें तो 7 महीने बाद एक बार फिर गौतम बुद्ध नगर में कोरोना ने रफ्तार है
वो पकड़ी है। पिछले 24 घंटे में 38 नए मामले, यानी कहें तो गौतम बुद्ध नगर का जो एक्टिव केस है वो 135 है। यानी कहें तो एक हफ्ते के अंदर जो आंकड़ा है वो 100 से पार पहुंच चुका है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों में आंकड़ों में बढ़ोतरी, ऐसे में अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा है। महाराष्ट्र और मुंबई में लगातार ओमाइक्रॉन और कोविड केसेस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ एक नया खतरा सामने आया है। मुंबई जो है दहलाने की बात की जा रही है, टेरर अटैक जो है उसी की बात की जा रही है। मुंबई पुलिस ने कल ये जानकारी दी थी कि खालिस्तानी एलिमेंट जो है वो टेरर अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके बाद जो है मुंबई हाई अलर्ट पर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादर स्टेशन के बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुलिस बंदोबस्त किया गया है, पुलिस सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा टाइट है और इतना ही नहीं 3000 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो मुंबई के अलग अलग जगह पर स्टेशन पर तैनात रहेंगे। तो मुंबई में कोरोना और ओमिक्रॉन के केस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन लोग अब भी लापरवाह बने हुए हैं। देश की आर्थिक राजधानी का हाल दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा। आज के दिन खास तौर से पूरे देश भर में बहुत ज्यादा अलग व्यवस्था की गई है ताकि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा ना हो, लेकिन उसमें से एक है मुंबई और महाराष्ट्र, जहां पर इस वक्त ओमिक्रॉन के और कोरोना के सबसे अधिक केसेस मिलने लगे हैं। इसलिए सबसे अधिक एक खतरे की जो घंटी वह मुंबई के लिए खास तौर से है और आज का दिन मुंबई के लिए काफी कठिन रहने वाला है। अगर लोग घर से बाहर कम निकलें तो कम से कम कहते हैं उनके लिए अच्छा होगा, वरना हालत खराब हो सकती है क्योंकि हर दिन डबल केस हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई के, आपको मलाड स्टेशन की तस्वीर दिखा रहा हूं, आपको मलाड इलाके का तस्वीरें ये हैं। मलाड में किस तरीके से इस वक्त आपको भीड़ दिखाई पड़ेगी। सवाल यही है कि लगातार पुलिस से लेकर हर कोई इस बात पर जोर दे रहा है कि लोग घरों से बाहर ना निकले, जरूरत हो तो निकले, बल्कि जीआरपी ने यानी जो रेलवे पुलिस है उन्होंने लोगों से अपील किया ट्वीट के जरिए कि जरूरत ना हो तो लोग घर से बाहर ना निकलें, कम निकलें, भीड़ भाड़ ना करें। इतना ही नहीं बल्कि पब्लिक प्लेस हो या ट्रेन हो या फिर मार्केट हो लोग ना निकले। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं बखूबी कि किस तरीके की हालत इस वक्त मुंबई में है। मुंबई इस वक्त कोरोना के एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बन चुकी है तमाम जगहों पर और यह एक वजह है कि जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना आने दिनों में करना पड़ सकता है। सरकार लगातार कहीं कहीं यह विचार करती हुई दिखाई पड़ रही है कि क्या फिर से लॉकडाउन तो लगाना नहीं पड़ेगा। और दिल्ली मुंबई के अलावा गुरुग्राम में भी नए साल को लेकर पाबंदियां लगाई गई हैं। पुलिस इनका कड़ाई से पालन भी करवा रही है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा की रिपोर्ट देखिए आप। तमाम लोग जहां जश्न की तैयारी कर रहे हैं वहां गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा सख्त आदेश, सख्त निर्देश जो है दिए गए, जिसके चलते तमाम जगहों पे सख्ताई भी देखी जा सकती है। इस वक्त हम गुरुग्राम के एमजी रोड पे, ये मेहरौली गुरुग्राम रोड है जो कि मॉल्स रोड भी कहा जाता है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से तमाम जगहों पर यहाँ पर इसी तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है पुलिस के जो जवान है वो तैनात किए गए हैं। गुरुग्राम के अंदर बात करें, आज जश्न इस नववर्ष के अंतिम दिन किसी तरह का जश्न ना हो, कोई भीड़ ना हो, मॉल्स में रोड एकत्रित लोग जो है एकत्रित ना रहे, इसको लेकर के गुरुग्राम पुलिस के द्वारा 3500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। 3500 ऐसे जवान हैं जो कि सड़कों पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 80 से ज्यादा नाके जो हैं आज गुरुग्राम के अंदर जो है लगाए जाएंगे। तमाम जगहों पर अगर बात की जाए तो तकरीबन 80 के करीब नाके हैं। ये हम मेहरौली रोड की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां तमाम जगहों पर जो पुलिस कर्मी है वो तैनात हैं। हालांकि सख्ताई पूरी तरीके से यहाँ पर तमाम जगहों पर जो है पुलिस के द्वारा की गई है। प्रयास यही है कि ज्यादा भीड़ एकत्रित न हो क्योंकि गुरुग्राम के अंदर लगातार मामले बढ़े हैं, पूरे देश के अंदर मामले बढ़े और खासकर एनसीआर के अंदर इसका ज्यादा असर नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए। और नए साल को लेकर पहाड़ों पर सैलानियों की भीड़ जमा हो रही है, लेकिन यहां प्रशासन सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करा रहा है। नए साल के जश्न और स्वागत के लिए तैयारियां चल रही है। राजधानी शिमला की बात करें तो दुनिया भर के सैलानियों की पसंदीदा सैरगाह है और बड़ी संख्या में पिछले सप्ताह से क्रिसमस से लेकर यहाँ सैलानी पहुंचने शुरू हो गए और नए साल के जश्न के लिए, नए साल के आगाज के लिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ शिमला और पहाड़ों को घूमने के लिए पहुंचे हैं। शिमला के मौसम की बात करें तो शिमला में बिल्कुल आसमान में बिल्कुल सूरज देव के दर्शन हो रहे हैं और अच्छी खासी धूप खिली है। तो ये मौसम नए साल का जश्न मनाने के लिए मुफीद भी है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चिंता और जो खतरा है वो नए कोविड वेरिएंट का है। हालांकि हिमाचल
हिमाचल प्रदेश में एक ही मामला आया है, लेकिन जिस तरह से बाहर प्रदेशों से और विदेश से सैलानी आ रहे हैं, उनसे जरूर ये खतरा है कि राजधानी शिमला या हिमाचल प्रदेश में भी इसका संक्रमण फैल सकता है। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, विदेशी मोबाइल कंपनियों पर जो छापे डाले गए थे उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। 5500 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का अब तक पता चल चुका है। 2 विदेशी कंपनियों की जांच में यह खुलासा हुआ है। 21 दिसंबर को यह छापेमारी हुई थी। नियम तोड़ने पर 1000 करोड़ का जुर्माना भी इन विदेशी कंपनियों पर लग सकता है। आपको बता दें कि इसमें खासतौर पर चाइनीज मोबाइल कंपनियां शामिल हैं, जिनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इसमें काफी कुछ आर्थिक गड़बड़ी का पता चला है। अब तक 5500 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी जा चुकी है और इसमें जुर्माने के तौर पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना इन पर लगाया जा सकता है। इधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट को बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर के पंथा चौक पर सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकवादियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया है कि आतंक के खिलाफ ये साल बहुत अच्छा रहा। पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई, घुसपैठ करने वाले ज्यादातर आतंकी मारे गए। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 2021 में 100 सफल अभियानों में 44 टॉप आतंकवादियों समेत कुल 182 आतंकी मारे गए। पिछली रात 100 कामयाब ऑपरेशन का टारगेट पूरा हुआ और 100 कामयाब ऑपरेशंस के अंदर 182 दहशतगर्द जो 182 जो अलग अलग तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं, वो इसमें न्यूट्रलाइज हुए और एक बहुत बड़ा एरिया कश्मीर का और जम्मू का जो आतंक के साए में लंबे अरसे से चल रहा है, उनमें मुझे लगता है कि लोगों को कुछ चैन की सांस लेने का मौका मिला। ये जो दहशतगर्द मारे गए, इसमें 44 के करीब टॉप टेररिस्ट हैं। जब मैं टॉप कहता हूं तो ए++ कैटेगरी, जो तंजीमों को जिला डिवीजन या ड्यूटी के ओवरऑल हेड के माफक ऑपरेशनल कमांड देते हैं, उस तरह के दहशतगर्द 44 इसमें शामिल हैं। और इन 44 के अंदर भी अगर मैं फर्दर बताऊं तो लश्कर के 26 टॉप कमांडर, जैश के 10, हिजबुल मुजाहिदीन के 7 और अल बदर का 1, 44 टॉप कमांडर साल के दौरान मारे गए। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।